नमस्कार दोस्तों। आज 15 अक्टूबर है और आज जो बड़ी न्यूज़ है वो है हिमाचल के चुनाव। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है और ये जो चुनाव होगा वो नवंबर 12 को होगा और रिजल्ट दिसंबर 8 दिसंबर को डिक्लेयर किए जाएंगे। गुजरात के लिए भी टाल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही कोई चुनाव की घोषणा की जाती है वहाँ पे आचार संहिता लग जाता है ना। तो आचार संहिता क्या है, क्यों लग जाता है, क्या कारण है इसे लगाने का, चुनाव आयोग मतलब लगता है तो क्या क्या चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्या अधिकार छिन जाते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, तो आपको क्या जानना है? आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। आचार संहिता क्या है इसके बारे में आपको जानना है और इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है और चुनाव से संबंधित है। विल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स रिवील द सोर्स ऑफ फंड्स, एससी आस्क सेंटर। एससी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। एससी का अर्थ सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है, शेड्यूल कास्ट से लिया जाता है, लेकिन सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि सामान्यतः एससी का अर्थ सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है। जहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों की बात हो या किसी अधिकार की बात हो तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क द गवर्नमेंट वेदर द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सिस्टम रिवील द सोर्स ऑफ मनी पम्प्ड इनटू द फंड पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा होगा कि अभी जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, मतलब चुनावी बॉन्ड हम खरीद सकते हैं। यदि किसी पार्टी को चंदा देना है तो उसके द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिससे उस पार्टी फंड को पैसा मिल जाएगा। और इसके लिए हमें आवश्यक नहीं है कि हम अपनी पहचान जाहिर करें। और इसी पे कई सोर्सेस से बहुत ज़्यादा पैसे आए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कब हम इसको ओपन करेंगे कि किस सोर्स ने हमें कितना पैसा दिया, क्योंकि हम आर्टिकल 324 के तहत हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आर्टिकल 324 के अंतर्गत क्या कहते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? मान लीजिए 4 लोग हैं या 5 चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। 3 के पास बहुत पैसा है या 2 के पास बहुत पैसा है और 3 के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आज हम देखते हैं कि चुनाव जो है धन और बल पे जीता जाता है। तो धन बहुत ज़्यादा है, बल भी बहुत ज़्यादा है, तो ये 3 कैंडिडेट तो कहीं आएंगे ही नहीं। इन 2 में मुकाबला होगा। इन 2 में भी उनसे मुकाबला होगा जिनके पास धन और बल की संख्या ज़्यादा होगी। धन या जनबल की संख्या अधिक होगी, वो जीत जाएगा। तो इसी पे बात की गई है। होनी भी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, क्यों ना हो। हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं। एक बहुत ही शानदार मामला आया है। डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर। वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर, लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? जो पशु हैं, पालतू पशु हैं, उनके बारे में बात की गई है और उन्हीं के बारे में बात की गई। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि भारत में पशुओं को बीमा कहा जाता है या बीमा के रूप में देखा जाता है। क्या कारण है मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में 10 बकरियां पली हुई हैं, है ना। 10 बकरियां पली हुई हैं। अब अचानक से कोविड आ गया और सब कुछ बंद। आमदनी का स्रोत आपके पास नहीं है। तो ये जो 10 बकरियां हैं यदि आप बेचेंगे तो ये एक क्या हुआ? आपातकालीन सहायता हो गई। तो इस प्रकार से ये देखिए कि जो लाइव स्टॉक है वो एक तरीके से गरीबों का बीमा या बकरी को गरीबों का बीमा कहा जाता है। यहाँ पे बात की गई है जो गाय हैं, भैंस हैं, उनके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनका दूध निकालती हैं, उनको डेयरी में भेजती हैं। इसी के बारे में बात की गई है। महिलाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में बात की गई है ना।
तो आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार जो है समाज में महिला किसान के रूप में या महिला पशुपालक के रूप में किस प्रकार से वो योगदान दे रही हैं, किस तरीके का योगदान है, क्या करती हैं, है ना। तो इसी पे पूरा का पूरा ये आर्टिकल है, तो आप इसे पढ़िए। कुछ आंकड़े हैं, कुछ सहकारी संघ के बारे में बात है। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो कुछ डेटा मिलेगा, उस डेटा को कलेक्ट कर लीजिएगा और महिला सशक्तिकरण में यूज कर सकते हैं। समाज में या कृषि में महिलाओं की भूमिका के बारे में आप इससे कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्थिक जगत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, इस पे आप कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे जिनको आप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, इज आउट, इंडिया इज सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107, पेज 14 में है। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है और भारत को इसमें काफ़ी नीचे, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के नीचे भी रखा गया है ना। तो चूंकि आप ये ध्यान रखो कि क्या आपको लगता है कि वास्तविक स्थिति इस तरीके की है कि हम नेपाल, भूटान या बांग्लादेश, पाकिस्तान इनके नीचे हैं या श्रीलंका इनके नीचे हैं। जाहिर सी बात है कि एक सैंपल सर्वे होता है और एक सैंपल सर्वे में जब भी हम लेते हैं तो चीज़ें इस प्रकार की आती हैं, मानक अलग अलग होते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और भी कि ये हो गया हम पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं, नकारात्मक रूप में या पॉजिटिव रूप में ही दूसरे पॉजिटिव रूप में हमें लें तो इस सैंपल सर्वे को मान के हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसी कमी है या इस तरीके की चीज़ें करी जा सकती हैं, तो इस पे बात की जाएगी, है ना। बाकी जो आंकड़े दिए हैं वो सामने हैं आपके, इसमें बताना क्या है, आप इतना पढ़ तो लेंगे ही, है ना। इसके बाद है एक और लास्ट, इंडियाज पॉलिसी मस्ट एड इट्स ब्राइट स्पॉट फोरकास्ट, है ना। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है उसने, मॉनिटरी फंड जो है उसने कहा है कि जो इंडियाज की पॉलिसी है वो बहुत ही ठीक ठाक चल रही है और इसको डूबने नहीं देगी या मंदी के चपेट में आने नहीं देगी, इसी पे बात की गई है। जैसे उन्होंने कहा है कि कैश ट्रांसफ़र स्कीम जो थी वो बहुत अच्छी थी, या जो गरीबों की सहायता देने की बात थी वो बहुत अच्छी थी, इस तरीके की बातें कही हैं। तो फिज़िकल सपोर्ट या एक तरीके से जो मॉनेटरी सपोर्ट दिया गया है कोविड के टाइम में, या अभी जैसे गेहूं का निर्यात रोक दिया गया, चावल का निर्यात रोक दिया गया, ऐसी पॉलिसीज़ रहीं कि बहुत हद तक हमने अपने महंगाई दर को कंट्रोल में रखा है। तो इसी की तारीफ़ IMF ने कहा है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर कल हाजिर होते हैं क्या और क्यों पढ़ें, है ना, द हिंदू के साथ। यदि आप नए हैं चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।